कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के निदेशक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका, आपने समय निकाला। और कोरोना की बढ़ती लहर के बीच जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि लगातार रोज केस बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहली लहर में भी सवाल पूछा था कि क्या ये पीक है जहां पर हम हैं या फिर इससे आगे और केस बढ़ेंगे, अभी पीक आना बाकी है? मेरा ये मानना है कि अभी पीक आना बाकी है, अभी केसेस और बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी भी वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। और हम जो हैं व्यक्तिगत स्तर पे और वैसे भी इतना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं निभा रहे। क्राउड्स अभी भी हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वायरस को और फैलने का मौका मिल रहा है। इसलिए अभी कुछ समय के लिए और जो है केसेस बढ़ेंगे। हालांकि अनुमान लगाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर एक अंदाजा आप लगाएं कि कहां जाकर आपको ये केसेस कम होते नजर आ रहे हैं, संक्रमण कम होता नजर आ रहा है? तो कम से कम अगले 2-3 हफ्ते तो लगेंगे, मुझे लगता है। तब तक ही जाके इस महीने के एंड तक या अगले महीने की शुरुआत या तक तो ये पीक चलती रहेगी। उम्मीद यही है कि अगर हम सख्ती रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, कंटेनमेंट जोन अच्छी तरह से बनाएं, तो तब तक अगले 3-4 हफ्ते के बाद ये जो है पीक कम होने शुरू होगी। सर, पहले एक लैंसेट की रिपोर्ट आई जो पिछले साल भी आई थी, इस साल भी वो रिपोर्ट कहती है कि वायरस एयरबोर्न है, हवा के जरिए फैल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ और इससे बचेंगे कैसे? अब क्या ज्यादा सावधानी लेनी पड़ेगी पहले से? बिल्कुल, इसका ये मतलब है जो हम कई टाइम से लोग रिसर्चर्स कह रहे हैं और पिछले 7-8 महीने से तो कह ही रहे हैं कि जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है लेकिन एरोसॉल इन्फेक्शन भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वायरस के जो पार्टिकल्स है, जो वायरस जो आगे खांसने से या बोलने से या छींकने से हवा में आता है, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, 5 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं। और वो ड्रॉपलेट हैं तो एकदम ज़मीन पे या किसी सरफेस पे ड्रॉप कर जाते हैं, गिर जाते हैं और हवा में ज़्यादा देर नहीं रहते। इसलिए हम पहले कहते थे कि 2 गज की दूरी रखो। जो अभी आपके सरफेसेस हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे कुर्सी की साइड्स हो, उनको अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि इसके अलावा वो एरोसॉल भी है कि जो वायरस के पार्टिकल हैं वो छोटे लेस देन 5 माइक्रोन साइज में भी हवा में आ जाते हैं और वो हवा में काफ़ी देर तक रहते हैं, एकदम नीचे नहीं गिरते। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक बंद कमरा है जहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और वो खांसता है, तो खांसने पे कुछ हद तक उसके वायरस के पार्टिकल्स हवा में रहेंगे। और अगर वो उस कमरे से बाहर भी चले जाए और उसके बाद कोई और व्यक्ति आए तो वो भी अफेक्ट हो सकता है। दोनों आपस में दोनों का संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वायरस कुछ देर तक हवा में रह सकता है, तो अगर उस दूसरे व्यक्ति ने भी ठीक से मास्क नहीं डाला हुआ हो और उसको लगे कि मैं अब अकेला ही इस कमरे में हूं तो मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। यही मेरा सवाल था कि बहुत लोग पूछ रहे हैं अकेले में हैं अगर, तो क्या मास्क लगाना चाहिए, जरूरी है? अगर आप अकेले में हैं और आप किसी ऑफिस में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और व्यक्ति भी होते हैं और जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो मास्क जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं, जहाँ पे आप ही अकेले रहते हैं या घर का और सदस्य नहीं है, तो आप मास्क उतार सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी आप हैं, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, घर ऑफिस में हो या घर के अंदर हो, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें, दरवाजे खुली रखें, जिससे हवा आती रहे, क्रॉस होती रहे। इसलिए हवा में अगर वायरस भी है तो एकदम बाहर चले जाएगा और बाहर की जो गर्मी है या धूप है उसमें वायरस एकदम मर जाएगा। जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, कहा जा रहा है कि सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क लगाइए, क्या ये बात ठीक है? तो कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि अगर एरोसॉल है तो हमें मास्किंग जो है वो और अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। अब लेकिन ये ज़रूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप 2 मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, 888 सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। और फिर भी ये ध्यान रखें कि मास्क आपके नाक और चेहरे के अराउंड टाइटली फिटेड है, जिससे हवा साइड से ना आए और आप उसको नाक के नीचे ना लेके जाएं। देश भर में सर अस्पतालों में बेड की कमी पड़ रही है, कैसे तय करें कि अब अस्पताल में एडमिट होना जरूरी है या फिर घर में ही इलाज ठीक रहेगा?
तो 80 से 85% जो लोग हैं, 85 से 90% मैं कहूँगा, लोग जो हैं उनको बड़ी माइल्ड इन्फेक्शन होती है और वो घर पे ही रह सकते हैं। 15% ही लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग घर पे ही रह के ठीक हो सकते हैं। लेकिन घर पे जब आप रह रहे हैं तो 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो आपको होम आइसोलेशन का पूरा सेटअप होना चाहिए कि आपका कमरा जो है उसके साथ अटैच बाथरूम हो, अकेले आप हों, आपके साथ और कोई रह नहीं रहा, नहीं तो आप उनको भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। आपका खाने का बर्तन बिल्कुल अलग हो, सफाई आप खुद करें, और जैसे मैंने कहा अच्छी वेंटिलेशन हो, और आप अपने आप को मॉनिटर ठीक से करें। आप अपनी ऑक्सीजन देखें, बुखार देखें, और अपनी जो जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं वो रेगुलरली लें, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। अगर आपकी सैचुरेशन गिरना शुरू होती है, 95 से 94 से कम होती है, 93 हो जाती है, 92 हो जाती है, या 90 से कम होने लगती है, तो एकदम डॉक्टर से संपर्क करें, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। या आपका बुखार बहुत तेज़ होता है, कम नहीं हो रहा है, दवाई लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एडमिट हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसे लक्षण हो, जैसे सांस एकदम चढ़ रही है, या कोई सुस्त हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या बच्चों की पसलियाँ चल रही हैं, या बहुत डायरिया हो रहा है, नौजिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेहोशी जैसी हालत हो रही है, तो भी एकदम अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और तब अगर ऐसी कंडीशन है तो एडमिट होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आशंका जताई जा रही है कि सेकंड म्यूटेंट आया है तो आगे थर्ड म्यूटेंट भी आ सकता है, ज्यादा म्यूटेशन हो सकते हैं, इसे जरा समझाएंगे। तो वायरस जो है वो हमेशा अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, और ये जो एक वायरस है, आरएनए वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये म्यूटेट तो रेगुलरली करता है। और जब म्यूटेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कई म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। म्यूटेशन वायरस में हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, या डेथ ज़्यादा होगी, या वैक्सीन का असर नहीं होगा, या री इन्फेक्शन होगा। तो उसके बारे में लोग इतनी चिंता नहीं करते। कई ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिसके कारण वायरस जो है वो अपना रूप बदल लेता है, ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, ज़्यादा जल्दी फैल सकता है, और ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। या ऐसा हो सकता है कि वायरस बहुत डेडली हो गया, एकदम फेफड़े के अंदर आ जाता है और सिवियर निमोनिया करता है, और जिससे लोगों की एकदम डेथ हो सकती है, मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। या तीसरा ऐसा हो सकता है कि वायरस जो है वो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उसमें आ गया, जिससे वैक्सीन काम नहीं करेंगी, और आपको बार बार री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलरली वायरस को मॉनिटर करते रहें, और अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से चेंज करें। अभी तक जो म्यूटेशन आए हैं उसमें ये है कि लगता तो यही है कि ये वायरस जो नया म्यूटेशन आ रहा है, चाहे वो हम डबल म्यूटेंट की बात करें या यूके स्ट्रेन की बात करें, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज़्यादा जल्दी फैल रहा है, और क्योंकि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इतना नहीं निभा रहे हैं, तो हम उस वायरस को मौका मिल रहा है, और इसलिए हमारे केसेस एकदम बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है कि ये जो वायरस है वो वैक्सीन उस पर असर नहीं कर रही। इसलिए वैक्सीन अभी भी कारगर है, इफेक्टिव है, लेकिन इस पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे वायरस चेंज होगा हमें अपनी वैक्सीन की स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी, नए टाइप के वैक्सीन भी लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर, 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीन उपलब्ध होगी, लेकिन अभी जो 10 दिन बचे हुए हैं, यहां हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता उतनी नहीं है। राज्यों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं। इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? आपको लगता है मुश्किल हो गई है, चुनौती हो गई है? तो इस स्थिति से निपटने के लिए अब वैक्सीन जो है उसका जो परचेज है, या जो प्रोक्योरमेंट है, वो काफ़ी हद तक खुल गया है। एक तो नए वैक्सीन जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसकी भी मंजूरी दी गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। कई और कंपनीज के साथ टाई अप हुआ है कि वो भी वैक्सीन बनाना शुरू करें जो भारत में बन रही हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। और अब सरकार ने ये भी अलाउ कर दिया कि जो बाहर वैक्सीन को अप्रूवल मिला हुआ है, चाहे यूएसए में मिला हो, चाहे यूके में मिला हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे जापान में हो, या डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया हो, तो वो वैक्सीन भी हम भारत में ला सकते हैं। तो इससे वैक्सीन पूल हमारा बढ़ेगा, और इसकी जो मैकेनिज्म है वो अगले कुछ दिनों में जो फाइनलाइज जब हो जाएगा, तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि और वैक्सीन्स भी भारत में आ जाएंगी, और इसलिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी हम वैक्सीनेट आस्ता आस्ता कर पाएंगे। सर, जैसा आपने शुरुआत में कहा, अभी आप और 2 से 3 हफ्ते देख रहे हैं कि आगे पीक पर जाएगा, यानी अभी हालात और मुश्किल होंगे। वैक्सीन मिलने में भी अभी 10 दिन बचे हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए और सरकारों के लिए अब आगे क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन ही एक हथियार नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का असर आने में भी कई हफ्ते लगेंगे। वैक्सीन जब आप लगाओगे, अगर हम आज सब लोगों को वैक्सीन लगाएं तो भी हमें 6 हफ्ते लगेंगे जब तक सब लोगों में अच्छी इम्यूनिटी आएगी। तो वैक्सीन तो एकदम असर नहीं करेगी। जो असर करेगा
उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना चाहिए। मास्क लगाएँ, अगर बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो ना जाएँ, अंदर ही रहें, क्राउड्स नहीं बनने दें। मार्केट में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और कई और जगह लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं। यही एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन जाते हैं और एकदम वायरस फैल जाता है। तीसरा चीज़ ये है कि जहाँ-जहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ उस एरियाज़ को कंटेनमेंट ज़ोन बनाया जाए। उस एरिया में बिल्कुल एक माइक्रो लॉकडाउन टाइप की स्ट्रैटेजी हो, जिससे वहाँ पे सब लोग उस एरिया में 2 हफ्ते के लिए बाहर ना जा पाएँ, वहाँ से वायरस बाहर ना जा पाए, क्योंकि वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, मच्छरों से नहीं फैलता, पानी से नहीं फैलता। तो अगर हम सब लोगों को एक एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं कंटेन कर पाएँ, वहाँ पे उनकी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन करें और वायरस को वहाँ से बाहर ना जाने दें और वहाँ सब लोगों को ट्रीट करके केसेस कम करें, तो हमारे केसेस आस्ता-आस्ता कम होने लगेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ना करें और लोग बाहर घूमते रहें, तो एक एरिया जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ से केसेस जाके दूसरे एरिया में जाएँगे जहाँ पे अभी केसेस कम हैं, लेकिन वहाँ पे बढ़ जाएँगे और वो पीक जो है वो और आगे चले जाएगा। एक सवाल सर कई बार हमारे तक पहुंचा, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके अनुभव में क्या आया। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है सांस खींचनी पड़ रही है। क्या इसकी वजह है, क्या करें वो लोग? तो ये कभी-कभी चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, आपकी सैचुरेशन ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे। कई लोगों को ये खाना खाने के बाद होता है, क्योंकि ब्लोटिंग सेंसेशन होती है, डायफ्राम भी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए हम यही कहते हैं कि थोड़ा आप हल्का खाना खाएं, थोड़ा-सा टहलें और थोड़ा-सा योगा करें, प्राणायाम करें, जिससे आपके फेफड़े खुलेंगे और ये जो चेस्ट की टाइटनेस है या सांस खुल के नहीं ले पा रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अपनी सैचुरेशन रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। पिछली लहर के मुकाबले इस बार ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा लोगों को महसूस हो रही है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, क्या इसकी वजह है? इसकी वजह ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, इसकी वजह यही है कि हमारे केसेस बहुत बढ़ गए हैं। पिछली दफ़ा हमारे केसेस 1 लाख से कम थे, तो परसेंटेज वाइज जो लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी वो कम थी। अगर हम यही कहें कि मान लो हम ये कहें कि 2 या 3% लोगों को या 5% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर आपके 1 लाख से कम केसेस हैं तो 5% कम बनेगा एब्सोल्यूट नंबर में। अगर हम कहें कि हमारे केसेस 3 लाख हो गए हैं, तो वो ही 3 गुना हो जाएगा। तो जहाँ पे हॉस्पिटल की रिसोर्सेज जो थे वो इतने सीमित ही थे, अब सडनली उनको 3 गुना ज़्यादा पेशेंट को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल की कंडीशंस ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है और इसलिए हमें अपने केसेस जल्दी से जल्दी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच्ड है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू बेड्स नहीं है और ये स्थिति बहुत देर तक हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने केसेस कम करने हैं, जिससे हॉस्पिटल्स में लोड कम हो। सर पिछली लहर के मुकाबले इस बार जो हमने अलग देखा कि आरटीपीसीआर वायरस को पकड़ नहीं पा रहा, क्या कई लोगों की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन वो संक्रमित हैं, बाद में पता चलता है? तो इस पे आईसीएमआर ने स्टडी भी की है और ये देखा कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं उसमें ऐसा नहीं है, आरटीपीसीआर यूजुअली पिकअप कर लेता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी, और ये हम पहले से कह रहे हैं कि 80% है। इसका मतलब कोई 20% केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आरटीपीसीआर में पिकअप नहीं होंगे और इसलिए ऐसे केसेस में अगर क्लिनिकल प्रोफाइल, आपकी लैब की रिपोर्ट और आपका एक्सरे या सीटी कोविड की तरफ इशारा करता है, तो आपको कोविड के ही तरह से इलाज उनका करना चाहिए और जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो फिर से 1 दिन बाद करना चाहिए। अगर आप वो फिर से करेंगे तो चांसेस हैं कि वो फिर पॉजिटिव आ जाए। सर रेमडेसिविर और प्लाज्मा, इनकी बहुत चर्चा हो रही है, क्या ये इतने इफेक्टिव हैं जितनी इनके बारे में बात की जा रही है? दोनों जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है ना। अभी तक जो 1 साल में सारा डेटा इकट्ठा हुआ है और इसमें बहुत स्टडीज हुई हैं, दोनों स्टडीज ने ये नहीं दिखाया कि दोनों जो हैं वो मोर्टेलिटी कम करती हैं, किसी की जान बचा पाती हैं। रेमडेसिविर की अगर हम बात करें, जो बड़ी बड़ी स्टडीज हुई हैं, WHO की रिकवरी ट्रायल भी हुई है, वो नेगेटिव स्टडी थी, उन्होंने ये नहीं दिखा पाए कि इससे लोगों की जान बचती है। ये स्टडीज में आया था कि रेमडेसिविर लेने से आपकी हॉस्पिटल एडमिशन की ड्यूरेशन 4 दिन कम हो जाती है, कि आप रिकवरी आपकी थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक मैजिक बुलेट है जिससे आपकी सर्वाइवल बढ़ जाएगा। प्लाज्मा की बात भी करें, हम शुरू में हमने बहुत प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किए थे, आईसीएमआर ने भी एक स्टडी की, बाहर की भी कई स्टडीज हुई हैं,
लेकिन इन स्टडीज़ ने भी प्लाज्मा को इतना इफेक्टिव नहीं दिखाया है। इसलिए ऑल्दो ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं और हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ही एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है। और कई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इससे ज़्यादा बेहतर है अगर उसकी ज़रूरत पड़े, जैसे स्टेरॉइड्स हैं या और ऑक्सीजन है, तो इन पे भी जोर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप रेमडेसिविर नहीं देंगे तो एकदम मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, या प्लाज्मा नहीं देंगे तो मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों में कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं दिखाया गया है। ठीक है, आपने इन दोनों की बात करी कि इतने इफेक्टिव नहीं है इतनी जितनी चर्चा हो रही है, तो क्या पिछले 1-1.5 साल के रिसर्च और अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना का इलाज अब हमारे पास है? तो कोरोना का इलाज ये एक बहुत गंभीर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि 1 साल में हमने वैक्सीन तो बना ली, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इस 1 साल में हम कुछ अच्छा एंटीवायरल ड्रग नहीं बना पाए जो वायरस को मार सके। ये एक सच्चाई है, क्योंकि हमारे पास अभी तक भी जो दवाइयां हैं, चाहे हम रेमडेसिविर की बात करें, फेविपिराविर की बात करें, आइवरमेक्टिन की बात करें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो हम कहें कि हम इसको लें और हमारे शरीर में जो वायरस है वो उससे ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कुछ अच्छा एंटीवायरल ड्रग बनाए। हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो वायरस के साथ जो बॉडी में असर होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको रोक पाते हैं, जो क्लॉटिंग हो सकती है उसको हम रोक पाते हैं। लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम ही मदद करता है कि हम कुछ हद तक वायरस की रेप्लिकेशन को रोक पाएं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे हमने बहुत तेज़ी से रिसर्च करके वैक्सीन बनाई, इसी तरह से हमें रिसर्च करके एक अच्छी दवाई बनाने की ज़रूरत है जो वायरस को मार दे, और जो लोग वायरस से अफेक्ट हुए हैं वो उन पे ये दवाई असर कर पाए। सर, भारत में बन रही 2 वैक्सीन के अलावा 1 मई से कई आयात की गई वैक्सीन भी हमारे सामने होंगी, ओपन मार्केट में भी होंगी। तो लोगों के सामने एक समस्या होगी कि उन्हें क्या खुद वैक्सीन चूज करनी होगी, और अगर ऐसा होगा तो फिर वो कैसे उसे चूज करेंगे? तो इस पे अभी तक मेरे को लगता है कोई डेफिनेट डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। हर एक वैक्सीन स्ट्रैटेजी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे होगा, और डिपेंड करेगा कि कितना सप्लाई है, उसके बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको शुरू में 5 वैक्सीन हैं और आप 5 में से कोई भी चुन सकते हैं, क्योंकि इतनी तो सप्लाई होगी नहीं। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो। और ये समझना जरूरी है कि अभी तक जो भी डेटा आया है उसमें सारी वैक्सीन कारगर है, इसलिए जो भी वैक्सीन मिल रही होगी वो लगा लेनी चाहिए। इतना पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अब सब लोगों को प्रोटेक्ट करना है, सब लोगों की इम्यूनिटी बढ़ानी है, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटे और हमारे केसेस कम हो। सर, आपने कह दिया सभी जो वैक्सीन है वो बराबर इफेक्टिव है। माफी के साथ इसी सवाल को फिर से पूछूंगा, अगर मुझे चुनना पड़े, 6 वैक्सीन मेरे सामने हो, तो कैसे हो पाएगा? अगर आपको चुनना पड़े तो अभी तक हम देखें जो भी डेटा है वैक्सीन एफिकेसी का, वो रिसर्च मोड का डेटा है, और उसमें कई वैक्सीन की एफिकेसी 80% है, कहीं की 90% से ज़्यादा है। लेकिन वो 80% 90% रिसर्च मोड में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया गया है, उसको हम आगे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसलिए अभी तक हमारे पास जो डेटा है उसमें कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो हम कहें कि ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रही और इसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी वैक्सीन आ रही हैं दे आर इफेक्टिव, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे से वो हमारे शरीर में आती हैं, लेकिन सबका अल्टीमेट एम यही है कि हमारे बॉडी में अच्छी एंटीबॉडीज़ बनाएं, हमारे सेल इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करें, जिससे हमें सिवियर डिजीज से प्रोटेक्शन मिले। और ये सब वैक्सीन जो हैं ये कर पा रही हैं, इस पे डेटा भी है। तो इसलिए इसको ये कहना कि ये वैक्सीन ज़्यादा लेनी चाहिए या बी लेनी चाहिए, वो अभी ठीक नहीं होगा। आगे जाके जब हेड टू हेड कंपैरिजन होगा, कि हम स्टडी करेंगे कि हमने कुछ लोगों को वैक्सीन ए दी और कुछ लोगों को वैक्सीन बी दी, और देखा कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहती है, कितनी अच्छी इम्यूनिटी रहती है, तभी हम इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। अभी तक जो भी डेटा है वो सारी वैक्सीन जो है एक ही लेवल पे है। सर, 1 मई से सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। कितना समय आप देखते हैं कि एक साइजेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाए जिसका असर हमें दिखने लगे, संक्रमण घटने लगे? कितना वक्त? इसमें तो कई महीने लगेंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहें कि 18 साल से सब उम्र से ज़्यादा उम्र के सब लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, तो लगभग 97 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। इसका मतलब हमें ऑलमोस्ट, और 2 डोजेस लगने हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 2 बिलियन डोजेस चाहिए। 2 बिलियन डोजेस लगाने के लिए तो बहुत समय लगेगा, और इतनी वैक्सीन के डोजेस भी आने में बहुत समय लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि इसमें तो कई महीने लगेंगे जब तक हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे कि हम कहें कि अब हमारे पॉपुलेशन में अच्छी इम्यूनिटी है।
और इसमें एक चीज़ और याद करने की एक चीज़ और हमें ख्याल रखना चाहिए कि साथ साथ वायरस भी चेंज कर सकता है। तो वायरस भी अगर चेंज करेगा तो वैक्सीन की इम्यूनिटी पे भी असर पड़ेगा, और इसलिए आगे जाके वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, फिर से बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं है, ये तो हमें अगले कुछ महीने में ही पता चलेगा। सर, अगर मान लीजिए किसी ने पहली डोज कोविशील्ड की ली या कोवैक्सीन की ली और किसी कारणवश वो किसी ऐसी जगह पर है कि उसे दूसरी वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी पड़ रही है, क्या ये करना ठीक होगा या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है कि अगर हम वैक्सीन को मिक्स करें तो उसमें कितनी एफिकेसी होती है, कम तो नहीं होती। लेकिन इस बारे में रिसर्च हो रही है, यूके में एक ट्रायल्स चल रही हैं जहाँ पे लोगों को जो है कोविशील्ड के साथ, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, कोविशील्ड के साथ स्पुतनिक वैक्सीन सेकेंड टाइम दी जा रही है, या कोविशील्ड के साथ फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है, देखने के लिए कि अगर हम मिक्स एंड मैच करें तो क्या उसके साथ एफिकेसी ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। अभी तक उसका डेटा नहीं आया, पर कुछ उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद हमें आइडिया होगा कि क्या हम वैक्सीन को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उससे कुछ हद तक आपको ये फ्रीडम मिल जाती है कि आप वैक्सीन जो भी मिल रही हैं सेकेंड डोज के लिए वो लगा सकते हैं। अभी तक जो डेटा है वो यही कहता है कि जो आपने पहली दफ़ा लगाया वही दूसरी दफ़ा लगानी चाहिए। इतने आसान शब्दों में सर लोगों के सवालों, लोगों की आशंकाओं, लोगों के भ्रम दूर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के निदेशक, शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं। कल उन्होंने देश के प्रमुख डॉक्टर्स के साथ बात की, फार्मा कंपनियों के साथ बात की, अब वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ बात हो रही है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है, और उससे पहले भारत में तैयारी कैसी है यह समझने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री की इस वक्त बातचीत चल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.